चैप्टर्स 1161, 1162, 1163, 1164 चैप्टर स्टार्ट परसीवेबल डाओ इमॉर्टल गू। इस इमॉर्टल गू का सर गोल और बॉडी काली थी, उसके जिस्म में कई सेगमेंट्स थे। जैसे हाई एक्टिवेट किया, ये सितारों की रोशनी में चमकने लगा। नीली सितारों की रोशनी फैंग युआन के पूरे जिस्म पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली और पूरा कॉन्सेंट्रेट किया। वो हर चीज को गौर से देख रहा था ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बच सके। जब गू मास्टर्स गू इस्तेमाल करते थे तो ये सेफ नहीं होता था। कई गू वॉर्म्स के बैकलैशेस या कमजोरियां होती थीं। इमॉर्टल गू के साथ भी यही सीन था, और क्योंकि वो पावरफुल द उनके ड्रॉबैक्स और कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी होती थीं। ये पहली बार था जब फैंग युआन परसीवेबल डाओ इमॉर्टल गू इस्तेमाल कर रहा था। भले ही उसने विजडम पाथ मेथड से इसका डिटेक्शन पहले ही कर लिया था, फिर भी उस सावधान रहना ही था। शुरू में सितारों की रोशनी सिर्फ फैंग युआन की बॉडी पर चमक रही थी, लेकिन कुछ सांसों के बाद सितारों की रोशनी जमा होने लगी। उसने फैंग युआन के पूरे जिस्म को पानी की एक पतली परत की तरह ढक लिया। सितारों की रोशनी चमकते पानी में जमा हो गई। वो गाड़ी से गाड़ी होती चली गई, फैंग युआन के चेहरे, हाथ पैरों और जिस्म पर इकट्ठा हो रही थी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा, चमकता हुआ पानी फीका पड़ने लगा और 10 से ज्यादा सांसों के बाद वो गायब हो गया। परसीवेबल डाओ इमॉर्टल गू के आसपास की सितारों की रोशनी भी गायब हो गई और वो वापस अपनी काली हालत में आ गया। लेकिन फैंग युआन के दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई थी। वो देख सकता था कि उसके जिस्म में कितने डाउ मार्क्स हैं। सबसे ज्यादा द स्नो पाथ और आइस पथ के डाउ मार्क्स, उनका टोटल 16,000 तक पहुंच रहा था। ये जानते हाई फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा। 100 डाउ मार्क्स का मतलब था कि एक इमॉर्टल गू का इफेक्ट 10% बढ़ जाएगा। 1,000 डाउ मार्क्स से उसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। तो फिर 16,000 डाउ मार्क्स का मतलब था 16 गुना एम्प्लीफिकेशन। इसका मतलब था कि जब फैंग युआन आइस या स्नो पाथ का कोई इमॉर्टल गू इस्तेमाल करेगा तो उसका इफेक्ट बहुत हाई स्ट्रांग होगा। मिसाल के तौर पर, एक ऐसे गू इमॉर्टल से कंपेयर करें जिसके पास कोई डाउ मार्क्स नहीं है, तो फैंग युआन की ताकत उस गू इमॉर्टल से 17 गुना ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि भले हाई पावर 17 गुना ज्यादा थी, फैंग युआन का ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का खर्चा यूएस दूसरे गू इमॉर्टल के बराबर ही था। यह सिटी वेल से अलग था। भले हाई वो इमॉर्टल किलर मूव 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग था, फैंग युआन का ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का खर्चा भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया था। उसने 100 गुना ज्यादा खर्च किया था। ये तो बहुत ही खतरनाक था। गू इमॉर्टल्स की बैटल स्ट्रेंथ उनके कल्टिवेशन लेवल के साथ क्यों बढ़ती है, उसकी यही वजह थी। आइस और स्नो पथ के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डाउ मार्क्स लकपात के द उनकी संख्या 15,000 थी। मेरे लकपत के डाउ मार्क्स तो ऑलमोस्ट सारे फंगजुन के एक्यूमुलेशन से अब्जॉर्ब हुए द। इस बंदे का फाउंडेशन काफी गहरा था। वो खुद इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर चढ़ा और सफल हुआ। वहां से उसने बड़ी संख्या में लकपात डाउ मार्क्स इनहेरिट किए। ओह हाँ, जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री वाली एक अर्थली कैलमिटी भी थी। उस पार करने के बाद मुझे लकपत के डाउ मार्क्स भी माइल थे। लकपाथ डाउ मार्क्स के नीचे द ची पाथ और साउंड पाथ डाउ मार्क्स दोनों ही लगभग 13,000 थे। की पाथ के डाउ मार्क्स ZYA डिटार की जय से माइल हैं। वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था जो की पाथ कल्टिवेट करता था। उसके लगभग सारे की पाथ डाउ मार्क्स अब मेरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो चुके हैं। साउंड पाथ के डाउ मार्क्स टैंक सॉन्ग से माइल। ये बंदा भी रैंक 7 है। वो ईस्टर्न सी की एक सुपर फोर्स टैंक क्लैन का सुप्रीम एल्डर है। उसके नीचे द ब्लड पाथ डाउ मार्क्स लगभग 12,000। यही फैन ग्रोटो हेवन के ब्लड पाथ गू इमॉर्टल झेंग तुओ से हासिल हुए थे। फैंग युआन ने सोचा और उस एहसास हुआ कि उसके डाउ मार्क्स में बाकी सब जो 10,000 तक पहुंचे द वो सब रैंक 7 गू इमॉर्टल कॉप्सस से माइल थे। उनमें से रूल पाथ डाउ मार्क्स 12,000 द वो ही फैन ग्रोटो हेवन के रूल पाथ गू इमॉर्टल चेंची से माइल थे। वाटर पाथ डाउ मार्क्स लगभग 11,000 द जो लोन इमॉर्टल जोली से माइल द जब फैंग युआन ने उसका फाउंडेशन अब्जॉर्ब कर लिया था। उसके नीचे द ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और स्ट्रेंथ पाथ दोनों मिलाकर कुल 9,000 द 10,000 के करीब। इसके अलावा दूसरे पाथ्स का एक असॉर्टमेंट था जो बेतरतीब तरीके से मिक्स थे, जैसे कि विंड पाथ, वुड पाथ और फूड पाथ थे। मैं कुछ अर्थली कैलामिटीज से गुजरा हूं, विंड फ्लावर्स, स्प्रिंग डॉन जेड ओरियोज, उनसे मुझे वुड पथ और विंड पथ के डाउ मार्क्स माइल। फूड पाथ असल में इन दोनों पाथ से आगे है। मुझे लगता है प्रोफाउंड व्हाइट फ्लाइंग सॉल्ट कैलमिटी ने मुझे फूड पथ के डाउ मार्क्स दिए, और इनसे भी कम दी अर्थ पाथ, टाइम पाथ और इन्फॉर्मेशन पाथ।
पहले मेन वेरिएंट ह्यूमंस के अलायंस में शामिल हुआ था। उन्होंने इंफॉर्मेशन पाथ इफेक्ट्स हासिल करने के लिए एक अर्थ पाथ मेथड का इस्तेमाल किया था। इसलिए मुझे काफी सारे अर्थ पाथ डाउ मार्क्स मिल गए। जहां तक टाइम पाथ का सवाल है, वो शायद 100 ईयर्स हार्मनी से माइल हैं जो मैंने छूडू के साथ सेट किया था, बिल्कुल वेरिएंट ह्यूमन अलायंस की तरह। और इंफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स वो जरूर लंग या सेक्ट के अलायंस एग्रीमेंट से माइल होंगे। सबसे कम क्वांटिटी में, जैसे फैंटम पथ, उसके भी 100 के करीब थे। यह सॉवरन इमॉर्टल फीटस के साथ आने वाले शुरुआती डाउ मार्क्स थे। फैंग युआन ने इन नंबर्स पर गौर किया, इनसे उस कुछ कलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस के नेचर की एक झलक मिली। उसने ये नतीजा निकला, आइस और स्नो पथ सबसे ऊपर थे, उसके बाद लग पाथ, की पाथ, साउंड पाथ, रूल पाथ, वाटर पाथ और ब्लड पाथ, इन सब में 10,000 से ज्यादा थे। इनके नीचे द ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और स्ट्रेंथ पाथ, और उनके भी नीचे द फूड पाथ, विंड पाथ, वुड पाथ, अर्थ पाथ, टाइम पाथ और बाकी सब। ये ZYA डिटार स्ट्रेंथ पाथ, स्वॉर्ड पाथ और टाइम पाथ मेथड से लड़ता हूं। फैमिलियर फेस और ब्लड एसेट इमॉर्टल गू सप्लीमेंट्री मेथड्स हैं। मेरे 5 ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट्स विजडम पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, स्टार पाथ, ब्लड पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पथ में हैं। फैंग युआन ने अपनी सिचुएशन देखी, ये काफी अजीब थी। जिन पाथ्स में उसके 10,000 से ज्यादा डाउ मार्क्स था, वो उसके मेन मेथड्स और 5 हाईएस्ट अटेनमेंट लेवल से लगभग पूरी तरह अलग थे। फैंग युआन के ओरिजिनल कल्टिवेशन प्लान के मुताबिक उसका फोकस ट्रांसफॉर्मेशन पाथ पर था। लेकिन अब, क्योंकि वो 4 रेसेस अलायंस में शामिल हो गया था, इस प्लान में बहुत सी रुकावटें आ गई थीं। वो आईसी प्लेन में ट्रिब्यूलेशन से नहीं गुजर सकता था। फैंग युआन रेकलेस सेवेज का असली मतलब नहीं निकाल सकता था। अगर वो अर्थली कैलेमिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो यूज ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के डाउ मार्क्स नहीं मिलेंगे और ना ही उसके अटेनमेंट लेवल में कोई इजाफा होगा। फैंग युआन सोच में पड़ गया। इससे ऐसा लगता है कि ZYA डटार रैंक 7 गू इमॉर्टल्स के पास अपने में पद के लगभग 10,000 या उससे ज्यादा डाउ मार्क्स होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ 4 अर्थ कैलामिटी से गुजरा हूं और मेरे पास पहले से ही 16,000 आइस और स्नो पाथ डाउ मार्क्स हैं, जबकि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पथ और स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स 10,000 के करीब हैं। अपने वुड पाथ, विंड पाथ और फूड पाथ डाउ मार्क्स को देखते हुए इन कैलामिटीज से मेरा टोटल गेन 30,000 बनता है। साफ था, यह नंबर एबनॉर्मल था। रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल वाले गू इमॉर्टल्स लगभग 40 से 50 अर्थली कैलामिटीज, 4 या 5 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और 1 या उससे ज्यादा ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन से गुजरे होते हैं। इतना सब होने के बाद उनके मेन पाथ्स में सिर्फ 10,000 के करीब डाउ मार्क्स होते थे। फैंग युआन सिर्फ 4 अर्थली कैलामिटीज से गुजरा था, लेकिन उनसे 3 गुना ज्यादा डाउ मार्क्स मिल चुके थे। जितनी स्ट्रॉन्ग कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस होती हैं, उन्हें पार करने के बाद गू इमॉर्टल को उतने हाई ज्यादा डाउ मार्क्स मिलते हैं। ऑर्डिनरी गू इमॉर्टल्स को आसान ट्रिब्यूलेशंस मिलती थीं। जब वो रैंक 7 पर पहुंचते, तो उनके में पथ में लगभग 10,000 डाउ मार्क्स होते थे। जिनके पास हायर एप्टीट्यूड और हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड्स होती थीं, या फिर 10 एक्सट्रीम फिजिक्स से पैदा हुए इमॉर्टल एपिचेस होते द, उनके ब्लेस्ड लैंड्स में ज्यादा रिसोर्सेज होते द। जितनी बड़ी किस्मत उतनी बड़ी मुसीबत, उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना पड़ता और उन्हें पार करने के बाद ज्यादा डाउ मार्क्स मिलते। फैंग युआन की सिचुएशन पूरी दुनिया में यूनिक थी। भले हाई सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में कोई रिसोर्स ना हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी किस्मत थी। जो अर्थली कैलेमिटी आती थी वो भी अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट तक पहुंच जाती थी। और क्योंकि वो एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डेमन था, हेवंस विल हर मुमकिन कोशिश करती कि फैंग युआन को मार डाले, जिसकी वजह से उसकी अर्थली कैलेमिटी मैक्सिमम फोर्स तक पहुंच जाती। अपनी पहली 4 अर्थली कैलामिटीज में हर एक बेहद मुश्किल थी। फैंग युआन ने उन्हें बड़े खतरे से पार किया, जैसे वो एक पतली रस्सी पर चल रहा हो। लेकिन अब लग रहा था, रिस्क बड़ा था, लेकिन उसके फायदे भी उतने ही बड़े थे। भले ही मेरी करंट डेवलपमेंट और मेरे मेथड्स मैच नहीं करते, मेरा डाउ मार्क ग्रोथ असली है। इस रेट से हर अर्थली कैलेमिटी और हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बाद मेरा फाउंडेशन एक AA टैंक लेवल तक बढ़ जाएगा। ये सोचते ही फैंग युआन को लगा कि उसने जितनी भी मुश्किलें और मेहनत की थी, सब वसूल हो गई। यहां तक कि अर्थली कैलामिटीज के प्रति उसका नजरिया भी हल्के से बदल गया था। हर अर्थली कैलेमिटी को ज्यादा डाउ मार्क्स हासिल करने का एक बड़ा मौका समझा जा सकता था। कुछ और अर्थली कैलामिटीज के बाद मैं कितना ग्रो करूंगा, मेरा फाउंडेशन कितना बढ़ेगा, ये तो फैंग युआन भी अक्ल नहीं लगा पा रहा था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर नॉर्मल से बहुत आगे था। उसके ग्रोथ पोटेंशियल और स्पीड को नॉर्मल तरीकों से आंका नहीं जा सकता था।
फैंग युआन ने 4 अर्थली कैलामिटी से जितने डाउ मार्क्स हासिल किए थे, वो एक ऑर्डिनरी रैंक 7 गु इमॉर्टल के नो पद के डाउ मार्क्स से कई गुना ज्यादा थे। अपने जिस्म में डाउ मार्क्स की संख्या साफ करने के बाद फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल गु निकले, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए परसीवेबल डाउ का इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती से, भले ही सितारों वाला पानी इमॉर्टल गु की सतह पर फैल गया, फैंग युआन को कोई रिजल्ट नहीं मिला। यूज एहसास हुआ, इंसान सब जीने वाले प्राणियों की आत्मा है, गु आसमान और धरती का सार है। मॉर्टल गु में डाउ मार्क्स होते हैं, जबकि इमॉर्टल गु में ग्रेट डाउ के फ्रैगमेंट्स। परसीवेबल डाउ सिर्फ डाउ मार्क्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, यह ग्रेट डाउ फ्रैगमेंट्स के सामने बेकार है। दरअसल, जब उसने परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु को मॉर्टल गु पर इस्तेमाल किया और उन्हें चेक किया, तो वो एकदम आसानी से काम कर गया। लेकिन उसके टेस्ट अभी खत्म नहीं हुए थे। आगे, फैंग युआन ने इमॉर्टल मटेरियल्स निकले और उन्हें इंस्पेक्ट करने के लिए परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु का इस्तेमाल किया। यूज एहसास हुआ कि भले हाई इमॉर्टल मटेरियल्स में डाउ मार्क्स को वो सेंस कर सकता था, इमॉर्टल एसेंस का खर्चा बढ़ जाता था जब इमॉर्टल मटेरियल की क्वालिटी और रैंक ज्यादा होती थी। परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गु है। जब सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स को देखते हैं, तो इमॉर्टल एसेंस का खर्चा कम होता है। इसके अलावा, किसी भी दूसरे टाइप के इमॉर्टल मटेरियल्स में कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स का एक एलिमेंट होता है, इसलिए इमॉर्टल एसेंस का खर्चा ज्यादा होता है। जहां तक इसका इस्तेमाल मुझ पर करने से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च क्यों नहीं होता, उसकी वजह यह है कि मेरे डाउ मार्क्स नॉन कन्फ्लिक्टिंग हैं। ये सोचते ही फैंग युआन के चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन आ गया। सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी के नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की प्रॉपर्टी उसके लिए अच्छी चीज भी थी और बुरी भी। ऑर्डिनरी गु इमॉर्टल्स के लिए, जब दूसरे पाथ्स के किलर मूव्स अन पर आते, तो उनके डाउ मार्क्स पहले अटैक्स की ताकत को कम कर देते, लेकिन फैंग युआन को उसकी पूरी ताकत का सामना करना पड़ता। असल में, जब उसके डाउ मार्क्स अटैकिंग किलर मूव के पाथ के हाई हों, तो वो शायद एम्पलीफाई भी हो सकते हैं। सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से फैंग युआन क्लोज रेंज में फाइट नहीं कर सकता था। वो लॉन्ग रेंज बैटल्स के लिए सूटेड था। थोड़ी दूरी बनाने के बाद वो आराम से सोच सकता था और अटैक से बच सकता था। परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु को इमॉर्टल गु पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और जब इसे इमॉर्टल मटेरियल्स पर इस्तेमाल करते हैं, तो डाउ मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसका इस्तेमाल करके देखने के बाद फैंग युआन इस नतीजे पर पहुंचा। वो अभी परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु इस्तेमाल करने के सिर्फ 3 तरीके सोच सकता था। पहला था इमॉर्टल मटेरियल्स को डिसाइफर करना, ताकि दूसरे उस धोखा ना दे सकें। दूसरा था एक गु इमॉर्टल के डाउ मार्क्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनके फाउंडेशन और स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए। लेकिन ये काफी इम्प्रैक्टिकल था। इसका इस्तेमाल करने के लिए जो टाइम लगता था वो काफी लंबा था, और सितारों वाले पानी का इफेक्ट भी बहुत साफ दिखता था। उसके खिलाफ काउंटर एक्शन लेना आसान था। तीसरा था इमॉर्टल गु रिफाइन करने में। परसीवेबल डाउ का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन करने से वो इमॉर्टल गु रिफाइन करने के प्रोसेस के दौरान डाउ मार्क्स को साफ साफ देख सकता था और कंपैरिजन भी कर सकता था। हालांकि परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु डाउ मार्क्स की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा सकता था या उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, इसलिए इसका यूज लिमिटेड था। ज्यादा से ज्यादा ये गु इमॉर्टल को एक अंधे आदमी से एक एल बैंड किए हुए आदमी में बदल सकता था। चैप्टर 1162 सोल पाथ ट्रैप। परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु को टेस्ट करने के बाद अब फैंग युआन के लिए अपनी सोल को कल्टिवेट करने का टाइम आ गया था। वो अपने क्लाउड सिटी से उड़कर निकला और सीधा लुओपो वाली पहुंचा। लेकिन परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु का इस्तेमाल अभी खत्म नहीं हुआ था। फैंग युआन एक साथ कई काम कर रहा था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर, मिनी सदर्न बॉर्डर। वहां अब काफी जंगलदार जगह अब बंजर नहीं थी। साधारण पहाड़ मिनी सदर्न बॉर्डर में अलग अलग जगहों पर बराबरी से फैले हुए थे। एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी फैंग युआन के कंट्रोल में था, जो कुछ इमॉर्टल एसेंस और परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गु लेकर हवा में उड़ रहा था। एक पल बाद वो धीरे से नीचे उतरा, एक छोटे से पहाड़ पर लैंड किया। फैंग युआन ने इस पहाड़ का नाम हेवन सीलिंग माउंटेन रखा था। नाम तो बड़ा शानदार था, लेकिन पहाड़ छोटा और साधारण सा था। पहाड़ की चोटी को फैंग युआन ने मॉडिफाई किया था। उस पर एक बड़ा सा गु फॉर्मेशन लगा हुआ था, और पहाड़ का अंदरूनी हिस्सा खोखला था, जिसमें एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी सील की हुई थी। यह फैंग युआन की ओरिजिनल बॉडी थी। स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी पहाड़ के अंदर घुसा और सीलिंग गु फॉर्मेशन के बीच में आ गया। फैंग युआन की ओरिजिनल इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी 6 मीटर लंबी थी। उसकी पीठ पर चिमगादड़ के पंखों का एक छोटा जोड़ा था,
उसका चेहरा हरा और दांत नीचे से न्यूक्लियर द उसकी एंग बैंड थी। उसके 8 हाथ सब अलग अलग थे। उसके 2 ओरिजिनल हाथों के अलावा एसुरा आर्म, हेवनली डेमन आर्म, ब्लड वाइट आर्म, नाइटमेयर आर्म, प्लेग आर्म और अर्थ चीफ आर्म थे। इस वक्त 8 हाथ मोर के पंखों की तरह फैले हुए द उनकी उंगलियां जमीन में मजबूती से घुसी हुई थीं। क्योंकि यूज सील किया गया था, इमॉर्टल ज़ॉम्बी का दिल बहुत धीरे धड़क रहा था। कुछ मिनट में सिर्फ एक बार गू फॉर्मेशन से रोशनी निकल रही थी, जो एक हल्की हवा की तरह इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पर लग रही थी। इससे पता चलता था कि सीलिंग गू फॉर्मेशन ठीक से काम कर रहा था। फैंग युआन ने स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी को मैनिपुलेट करते हुए परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गू एक्टिवेट किया। सितारों की रोशनी बहते पानी में जमा हो गई और इमॉर्टल ज़ॉम्बी की बॉडी को ढक लिया। एक पल बाद फैंग युआन को उसके रिजल्ट्स मिल गए। उसने मन ही मन गुस्से से सोचा, आखिरकार इसके साथ कुछ किया गया था। उसकी सावधानी सचमुच काम आई थी। यिंगवुजी ने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में करीब 10,000 सोल पाथ डाउ मार्क्स छोड़े द यह फैंग युआन के ओरिजिनल स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स से भी ज्यादा द जो बॉडी के अंदर थे। परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गू को रखने के बाद फैंग युआन ने स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी को कंट्रोल किया। सीलिंग गू फॉर्मेशन में एक दरार खोली और स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने उसके जिस्म से कुछ बाहर खींचा। एक गू इमॉर्टल की आत्मा चीखी जब यू स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने बाहर घसीटा। बचा लो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना मालिक मान लूंगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। गू इमॉर्टल की आत्मा जोर से चटपटा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी मौत को महसूस कर लिया हो। फैंग युआन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी को कंट्रोल किया और उसके शैतानी पंजों ने गू इमॉर्टल की आत्मा को कंट्रोल में रखा, उस हिलने से रोका। पहाड़ के अंधेरे हिस्से में सीलिंग गू फॉर्मेशन रोशनी से चमक रहा था, लेकिन इस रोशनी ने गर्मी लाने के बजाय माहौल को एक ठंडा और डरावना एहसास दिया। गू इमॉर्टल की आत्मा चिल्ला रही थी, जिसने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी धीरे धीरे आगे बढ़ा और गू इमॉर्टल की आत्मा को फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में दबा दिया। गू इमॉर्टल की आत्मा तैयार नहीं थी, लेकिन फैंग युआन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने जबरदस्ती यूज इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर घुसा दिया। जल्दी ही फैंग युआन ने गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, सीलिंग गू फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया। फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी हिली नहीं, वो जमीन पर एक मूर्ति की तरह पड़ी रही। लेकिन जब गू इमॉर्टल की आत्मा उसके अंदर गई तो बॉडी कांपने लगी। जल्दी ही कानपान और तेज हो गई। अचानक कानपान पूरी तरह रुक गई। फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी ने हिलना बैंड कर दिया। उसने अपनी इल्ल खोली, वो खून की तरह लाल थीं। रो! उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ा। जोर की आवाज पहाड़ के अंदर गूंज रही थी, जैसे बादलों की गरज हो। फैंग युआन ने तन से मुस्कुराया। उसने जिस स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी को कंट्रोल किया था, वो हिला नहीं, वो नीचे इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी को देखता रहा। दरअसल गू फॉर्मेशन की बंदिशों और गू इमॉर्टल की आत्मा पर पहले किए गए इंतजामों की वजह से फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी ने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ ना सकी। यूज पूरे जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही थी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गू इमॉर्टल की आत्मा चिल्लाई। वो फैंग युआन के इरादे नहीं समझ पा रहा था। उसे एक अजीब सा डर और खौफ महसूस हो रहा था। जल्दी ही गू इमॉर्टल की आत्मा तेज आवाज में चिल्लाई, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी आत्मा पिघल रही है। तुम्हारा दिल कितना काला है। मेरे पास सिर्फ मेरी आत्मा बची है और तुमने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। फैंग युआन ने स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी को कंट्रोल किया। वो ध्यान से देखता रहा। उसने गू इमॉर्टल की आत्मा के चिल्लाने और रोने को इग्नोर कर दिया। आत्मा अंदर जाने पर पिघल जाती है। फैंग युआन ने हर तरह के मेथड से जांच की। ओह, ये एक जबरदस्त सोल पाथ मेथड है। यह गू इमॉर्टल की आत्मा थोड़ी देर भी नहीं टिक सकी। फैंग युआन हैरान था। उसके इशारे पर स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। गू इमॉर्टल की आत्मा को इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अगले हाई पैल फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के सीने पर एक भूत का चेहरा उभार आया, जो फैंग युआन पर जोर से हंसा। एक जबरदस्त ताकत निकली और स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी 3 कदम पीछे हट गया। दोबारा देखने पर भूत का चेहरा गायब हो चुका था। फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी ने हिलना बैंड कर दिया, वापस एक मूर्ति की हालत में आ गई। फैंग युआन ने स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी को कंट्रोल किया, सावधानी से नजदीक गया। फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिली। फैंग युआन ने जांच जारी रखी। जो गू इमॉर्टल की आत्मा उसने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में घुसाई थी, वो पूरी तरह पिघल चुकी थी। उसका एक जरा भी नहीं बचा था। पिघलने की स्पीड वाकई फास्ट है।
एक बार आत्मा अंदर गई तो ये एक गहरे जाल जैसा है। भले हाई मेन यूज बाहर खींचूं, वो ट्रैप से बच नहीं सकती। फैंग युआन ने मन हाई मन एनालाइज किया। यिंग वुजी का ट्रैप बहुत ही खतरनाक था, तरीका भी आम नहीं था। फैंग युआन खुश था कि वो सावधान था, उसने बॉडी में घुसने का रिस्क नहीं लिया, वरना अंजाम बहुत बुरा होता। कई बार जांचने के बाद फैंग युआन ने परसीवेबल डाओ इमॉर्टल गू का फिर से इस्तेमाल किया, अपनी इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी की जांच की। ये क्या हो रहा है? सोल पाथ के डाओ मार्क्स कम नहीं हुए, बल्कि 2000 और बढ़ गए। फैंग युआन शॉक में था। इस वक्त फैंग युआन शैडो सेक्ट के अद्भुत सोल पाथ मेथड से पूरी तरह डांग रह गया था। गू इमॉर्टल की आत्मा को पिघलना एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फैंग युआन इससे निपट सकता था। सबसे आसान और सीधा तरीका था गू इमॉर्टल आत्माओं का इस्तेमाल करना और उन्हें लगातार इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में घुसाते रहना ताकि ट्रैप कई बार एक्टिवेट होने के बाद कमज़ोर हो जाए और आखिर में टूट जाए। लेकिन यिंग वुजी का ट्रैप नॉर्मल नहीं था। वो न सिर्फ फैंग युआन की इमॉर्टल बॉडी में घुसने वाली आत्मा को बाहर निकलने से रोकता था, बल्कि वो आत्मा को पिघलाकर खुद को मजबूत भी कर लेता था, अपनी खर्च हुई ताकत को पूरा करने और स्ट्रांग बनने के लिए। वाकई इम्प्रेसिव। इस केस में मेरा गू इमॉर्टल आत्माओं को जांच के लिए भेजने का एक्शन लिमिटेड हो गया है। जब तक मेरे पास कोई ऐसा मेथड ना हो जो इस बॉडी में सोल पाथ डाओ मार्क्स को सीधा टारगेट कर सके, वारना मैं इस ट्रैप को सिर्फ और पावरफुल बनाऊंगा। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। असल में ईस्टर्न सी इंफॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंस में डाओ मार्क्स को टारगेट करने वाले कई मेथड्स होते। यह फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू में इंफॉर्मेशन पाथ डाओ मार्क इंसिग्निया से देखा जा सकता था। फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू स्वॉर्ड पाथ का एक डाओ मार्क फ्रैगमेंट था, लेकिन यूएस में इंफॉर्मेशन पाथ डाओ मार्क्स जोड़े गए थे। अलग अलग पाथ्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया था। ऐसा करना बहुत मुश्किल था, यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी इसमें दिक्कत आ सकती थी। इसके अलावा फैंग युआन को मिला क्वाजी रैंक 8 स्केलेटन भी इसका साफ सबूत था। एक गू इमॉर्टल के मरने के बाद उसके पद के डाओ मार्क्स इमॉर्टल एपर्चर में चले जाते हैं और बाहर एक ब्लेस्ड लैंड बनाते हैं। अगर ब्लेस्ड लैंड नहीं बनती तो ये डाओ मार्क्स बिखर कर 5 रीजन्स में वापस चले जाते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल असल में इस बोन पाथ गू इमॉर्टल के डाओ मार्क्स को सीधे उसके स्केलेटन में कार्व कर सकता था। तरीका बहुत खास था, ये सोच से परे था। आखिर में परसीवेबल डाओ इमॉर्टल गू ने यह भी साबित कर दिया कि इस इंफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल के पास डाओ मार्क्स को टारगेट करने वाले खास मेथड्स थे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाथ ट्रू इनहेरिटेंस में शायद सच में डाओ मार्क्स के खिलाफ मेथड्स थे। अफसोस कि मुझे ये ट्रू इनहेरिटेंस बहुत देर से मिला। ZYA डटार गू वॉर्म्स मर चुके हैं और इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स खो चुके हैं। इस दुनिया में हर चीज परफेक्ट कैसे हो सकती है? फैंग युआन को ही फैन का कंप्लीट ट्रू इनहेरिटेंस मिल सका, यही बहुत किस्मत की बात थी। ईस्टर्न सी इंफॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंस बहुत लंबे समय से वहां था और इंफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल ने अभी अभी अपने दुश्मन को मारा था, उसने मरने के कागार पर इनहेरिटेंस बनाया था। ट्रू इनहेरिटेंस के कंटेंट्स को ज्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं किया जा सकता था। भले हाई यूज परसीवेबल डाओ इमॉर्टल गू मिल गया था, फैंग युआन को अभी भी और इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स की जरूरत थी जो उसके अलायंस एग्रीमेंट्स से बंधे रहने से रोक सके। एक ऐसे इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू की तलाश करना जो अलायंस एग्रीमेंट्स को तोड़ सके, ये एक तरीका है। लेकिन मुझे इसे सीक्रेट रखना होगा, मैं इसके लिए लंग या सेक्ट से मदद नहीं मांग सकता। लैंग या लैंड स्पिरिट से ऐसे इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू को रिफाइन करने में मदद मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंफॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंसेस आसानी से नहीं मिलते और फैंग युआन का इंफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल ऑर्डिनरी था। वो अपनी इमॉर्टल गू रेसिपी डिजाइन नहीं कर सकता था और इनोवेट नहीं कर सकता था। ईस्टर्न सी के इस ट्रिप में भले ही उसके गेन्स कम नहीं थे, फैंग युआन का असली मकसद पूरा नहीं हुआ था। वो अभी भी इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स की तलाश में था और उनकी कमी महसूस कर रहा था। जैसे ही उसका ध्यान सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर से हटा, फैंग युआन ने अपनी सोल पाथ कल्टिवेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद वो लुओपो वैली से निकला। वो रोजाना सोल पाथ कल्टिवेशन को सख्ती से फॉलो करता था। क्योंकि उसका सोल पाथ फाउंडेशन तेजी से बढ़ रहा था, फैंग युआन अब लुओपो वैली के अंदर 50% ज्यादा देर तक रुक सकता था। लेकिन अब जब फैंग युआन ने अपनी इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर का ट्रैप देख लिया था, तो वो अपनी सोल कल्टिवेट करने के प्लान पर डगमगा रहा था। यिंग वुजी जानता था कि फैंग युआन के पास लुओपो वैली और डांगहू माउंटेन है, वो इस बारे में कैसे नहीं सोच सकता था। अपनी सोल को कल्टिवेट करना गलत डिसीजन नहीं था, लेकिन जब तक फैंग युआन इतना सोल फाउंडेशन हासिल कर लेता कि वो ट्रैप का सामना कर सके,
बहुत वक्त गुजर चुका होता, उस बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। और फैंग युआन का वक्त और एनर्जी अनलिमिटेड नहीं थे। यूज प्लानिंग में अपनी कल्टीवेशन और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के तरीके सोचने में बहुत सारा वक्त और मेहनत खर्च करने की जरूरत थी। लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन पाथ का मामला बाद के लिए छोड़ना होगा। 5वीं अर्थली कैलेमिटी आ रही है। यह अर्थली कैलेमिटी पिछली 4 से अलग थी। पिछली 4 बार फैंग युआन ने इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर का इस्तेमाल करके नॉर्दर्न आईसी प्लेन में ट्रिब्यूलेशन का सामना किया था। लेकिन अब फैंग युआन नॉर्दर्न आईसी प्लेन में नहीं रुक सकता था। यूज ट्रिब्यूलेशन के लिए एक नई जगह ढूंढनी थी। यूज कौन सी जगह चुननी चाहिए? कुछ दिनों बाद छूडू ने उसे एक लेटर भेजा जिसमें कहा गया था कि वो फैंग युआन की ट्रिब्यूलेशन में मदद करेगा, बदले में रेकलेस सेवेज के असली मतलब के लिए। एक ही झटके में फैंग युआन ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहां उसके हाथ बंधे हुए थे। चैप्टर 1163 छूडू वर्सेस हेवनली लॉर्ड बाइजू नॉर्दर्न प्लेन्स, हे फैंग ग्रोटो हेवन। छूडू हवा में खड़ा था। अस्पर से इमॉर्टल गू का ऑरा निकल रहा था और उसका इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च हो रहा था। खुल जा! अचानक वो चिल्लाया। उसकी ऊन से तेज रोशनी निकली और उसका जिस्म जोर से कांप उठा। उससे कुछ मीटर दूर जमीन उसके इमॉर्टल किलर मूव की ताकत से फटने लगी। अचानक ये दरार बड़ी हो गई, ये फैलती चली गई। 100 फीट, 1000 फीट, 10,000 फीट। 10-20 सांसों के बाद ही फैंग ग्रोटो हेवन ने हिलना बैंड कर दिया और जमीन पर 10,000 फीट लंबी एक बड़ी खाई खुल गई। छूडू ने अकेले अपनी ताकत से एक आर्टिफिशियल अर्थ ट्रेंच बना डाला था। वो वाकई एक ऐसा एक्सपर्ट था जो नॉर्दर्न प्लेन्स में शान से खड़ा था। वो जोर से सांस ले रहा था, नीचे अपनी खाई को देखते हुए उसके माथे पर बाल पड़ गए। ये अभी तक परफेक्ट नहीं है, भले ही ये लंबा काफी है, लेकिन ये गहरा उतना नहीं है। आखिरकार अर्थ पाथ गू इमॉर्टल्स हाई इस काम में सबसे माहिर होते हैं। हर पथ की अपनी खासियत होती थी। अर्थ पाथ गू इमॉर्टल्स जमीन के टेरेन को बदलने में खास तौर से माहिर थे। लेकिन छूडू एक मशहूर स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था। एक और तरीका है, मैं बहुत सारे रॉकमैन स्लेव्स खरीद सकता हूं और इस जगह को मॉडिफाई कर सकता हूं। लेकिन चलो छोड़ो, ये खाई अभी के लिए काफी है। ये सोचते हुए छूडू ने अपने इमॉर्टल एपर्चर से एक बड़ी सी चीज निकली। ये चीज एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी थी, एक लाल और काले रंग का मीट बॉल, गरम और गोल, और धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था। छूडू ने अपने स्ट्रेंथ पाथ हाथ का इस्तेमाल किया, इस बड़ी चीज को उठाया और धीरे से इस नई बनी खाई में रख दिया। ये बड़ी चीज खाई में गिरी। जैसे ही मिट्टी के कांटेक्ट में आई, ये फैल गई, चपटी हो गई और कई ली तक फैल गई। इसके बाद इसका रंग बदलने लगा। शुरू में ये काली और लाल थी, लेकिन फैलने के बाद उसने अर्थ की को अब्जॉर्ब किया और उसका रंग बदल गया। एक हिस्सा नीला हो गया, दूसरा हरा, एक हिस्सा जड़े जैसा दिखने लगा, जबकि दूसरा हिस्सा आग की तरह लाल था। छूडू ऊपर से देख रहा था। खाई में रंग बदलने का ये नज़ारा देखते हुए ये काफी चौंका देने वाला मंजर था। ये द मल्टीकलर्ड गट्स, एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल जो अर्थ ट्रेंच की गहराइयों से आता था। छूडू ने तेजी से काम किया। अपने इमॉर्टल एपर्चर से दर्जनों मल्टीकलर्ड गट्स निकले और उन्हें अंदर फेंक दिया। जो खाई पहले खाली थी, अब पूरी तरह भर गई और मल्टीकलर्ड गट्स डालने की जगह नहीं बची। ध्यान से जांचने के बाद छूडू ने एक सांस छोड़ी और उसका जिस्म धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसने दूर तक देखा, ही फैंग ग्रोटो हेवन के नज़ारे को अपनी एनी में समेट लिया। जब उसने इसे फैंग युआन से लिया था, तब ये बंजर था और फैंग युआन ने इसे पूरी तरह लूट लिया था। ये एक बुरा हाल था। लेकिन अब यहाँ पहाड़ और नदियां थीं, रिसोर्सेस को समझदारी से बांटा गया था। बिना शक ये सारे रिसोर्सेस छूडू के अपने इमॉर्टल एपर्चर से हाई रिलोकेट किए गए थे। भले ही वो सिर्फ एक लोन इमॉर्टल था, रिसोर्सेस के मामले में उसका फाउंडेशन बहुत गहरा था। इनिशियल डेवलपमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। फ्यूचर में ही फैंग ग्रोटो हेवन का प्रोडक्शन मेरे अपने इमॉर्टल एपर्चर से कहीं ज्यादा होगा। वक्त को देखें तो ल्यू ग्वान ये अब ट्रिब्यूलेशन से गुजरने वाला है। अचानक छूडू का एक्सप्रेशन जैम गया। उसकी तेज नजर आसमान को चीर गई। उसने एक मुड़ी हुई फिगर को बड़ी मुश्किल से ही फैंग ग्रोटो हेवन में घुसते हुए देखा। कौन है? मेरी ग्रोटो हेवन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? छूडू चिल्लाया। उसका जिस्म हवा के झोंके की तरह उड़ गया। जब वो फिगर ग्रोटो हेवन के अंदर आ गया तो उसने छूडू को देखकर मुस्कुराया। डोमिनेशन इमॉर्टल, एक जूनियर के तौर पर तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है। इतने कम समय में तुमने इस जगह पर अपना हक जमा लिया है। घुसपैठिए ने बड़ी बड़ी बातें की,
महान नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपर्ट डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू के सामने उसने खुद को एक सीनियर माना। लेकिन चूडू ने उस कुछ नहीं कहा, उसका एक्सप्रेशन गंभीर था। ये तो आप हैं, हेवनली लॉर्ड बाइजू। पता चला ही फैन ग्रोटो हेवन का घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि नॉर्दर्न प्लेन्स के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स में से एक था, हेवनली लॉर्ड बाइजू। हेवनली लॉर्ड बाइजू पहले एक लोन कल्टिवेटर था, लेकिन हाल के सालों में क्योंकि फैंग युआन ने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को तबाह कर दिया था, उसने एक सुपर फोर्स बनाने की उम्मीद देखी। उसने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की थी, अपने बाइजू ग्रोटो हेवन के अंदर उसके पास खून से जुड़े अनेकों वंशज और यहां तक कि कई गू इमॉर्टल्स भी थे। शुरू में हेवनली लॉर्ड बाइजू और याओ हुवैंग ने मिलकर ओल्ड एंसेस्टर जू हू से निपटने की कोशिश की। भले ही वो हार गए, यूज याओ हुवैंग का सपोर्ट मिल गया था। उसके बाद जब ही ट्राइब का सफाया हो गया, हेवनली लॉर्ड बाइजू ने मौके का फायदा उठाया और ही ट्राइब के आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा कर लिया और साथ आए ही ट्राइब की बची कुची सारी फोर्सेस को भी अपने पास ले लिया। अभी बाइजू ट्राइब ने ऑफिशियल तौर पर ही ट्राइब की जगह ले ली थी। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में पब्लिकली मान्यता प्राप्त राइचस पाथ सुपर फोर्सेस में से एक बन गया था। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स बाकी 4 रीजन्स से अलग था। ZYA डटार सुपर फोर्सेस हुवैंग जिन ब्लडलाइन की थीं। एक बाहरी होने के नाते बाइजू ट्राइब काफी अलग था। भले ही हेवनली लॉर्ड बाइजू ये जानता था और उसने दूसरी सुपर फोर्सेस के साथ दोस्ताना रहने की कोशिश की, हे ट्राइब के ZYA डटार रिसोर्सेस को उनकी भूख मिटाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब उसने ऑफिशियल तौर पर बाइजू ट्राइब बनाया तो यूज एहसास हुआ कि आसपास की फोर्सेस अभी भी यूज टारगेट कर रही थीं। क्योंकि उसका रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल था, ये सुपर फोर्सेस यूज खुलेआम परेशान नहीं करती थीं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पैदा की। अपनी मेहनत को बचाने के लिए हेवनली लॉर्ड बाइजू को खुद वहां रुककर निगरानी करनी पड़ी। नतीजतन उसका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो गया। कुछ समय पहले तक जब आसपास के राइचस पाथ हुवैंग जिन ट्राइब्स को एहसास हुआ कि उन्हें अब कुछ हासिल नहीं होगा, उन्होंने हार मान ली और बाइजू ट्राइब की सिचुएशन बेहतर हो गई। हेवनली लॉर्ड बाइजू आखिरकार ही फैन ग्रोटो हेवन पहुंचा। हे ट्राइब के 4 सुप्रीम एल्डर्स को ही फैन ग्रोटो हेवन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन उन्हें पता था कि वो किस एरिया में है। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने चुपके से काम किया, यहां आया और बहुत कोशिश करके पता लगाया कि ही फैन ग्रोटो हेवन कहां है। जब उस काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसने एक्शन लिया और ही फैन ग्रोटो हेवन पर हमला करना शुरू कर दिया। चूडू, तुम एक समझदार इंसान हो। अगर तुम पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा। मैं खुद एक लोन कल्टिवेटर था। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने शांति से कहा, चूडू को हार मानने के लिए उकसाते हुए। चूडू के होठों पर एक मुस्कान आई और उसने सीधा अटैक कर दिया। रंबो, एक जबरदस्त टक्कर के साथ धूल और बादल उठ गए। हेवनली लॉर्ड बाइजू एक हाई मूव में चूडू से तबाह हो गया। जिस जगह वो खड़ा था वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। सिर्फ एक इल्यूजन भेजकर ही फैन ग्रोटो हेवन लेना चाहते हो? चूडू ने तन से कहा और अपना सर घुमाया। उसके पीछे की स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट हो गई और एक छोटा सा सेंटिपीड बाहर से ही फैन ग्रोटो हेवन में घुस गया। जल्दी ही डिस्टॉर्शन गायब हो गया और सेंटिपीड हेवनली लॉर्ड बाइजू के रूप में बदल गया। वो बिल्कुल पहले जैसा ही था। अच्छा मेथड है। दूसरे हेवनली लॉर्ड बाइजू ने चूडू को देखा, तारीफ करते हुए कमेंट किया, तुमने पहले बिना किसी वार्निंग के अटैक किया और इमोर्टल गू का थोड़ा सा भी और लीक नहीं हुआ। क्या ये तुम्हारा इमोर्टल किलर मूव फॉर्मलेस स्ट्रेंथ है? चूडू ने जवाब नहीं दिया। उसने पूछा, हेवनली लॉर्ड बाइजू, भले ही आपके पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल है, मुझसे ही फैन ग्रोटो हेवन छीनना आसान नहीं होगा। क्योंकि मैं इस जगह को कुछ समय से डेवलप कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहां कितने समय से हो या तुमने कितने इंतजाम किए हैं, मैं अन सबको अपनी ताकत से तोड़ सकता हूं। उसने शांति से कहा, लेकिन उसके अंदाज में कॉन्फिडेंस और पावर का ऑरा था। वजह सिर्फ एक थी, वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था, जबकि चूडू रैंक 7। चूडू ने यूज टोका नहीं, उसने सर हिलाया और माना, आप सही कह रहे हैं, मैं एक रैंक 8 की ताकत का सामना नहीं कर सकता। लेकिन ही फैन ग्रोटो हेवन मेरा इलाका है, मैं इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? हेवनली लॉर्ड बाइजू ने अपना सर हिलाया। ही फैन ग्रोटो हेवन अच्छा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अगर महान डोमिनेशन इमॉर्टल इसकी वजह से मेरे हाथों मारा जाता है तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? चूडू की एड में ठंडी रोशनी चमकी। HMPH, बहुत बकवास हो गई। अगर आप ही फैन ग्रोटो हेवन लेना चाहते हैं तो सिर्फ ये छोटे मोट मेथड्स काम नहीं करेंगे।
अपनी असली ताकत दिखाओ, मैं एक रैंक 8 की शक्ति देखना चाहता हूं। हेवनली लॉर्ड बाइजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। जैसे ही उसने ये कहा, चूडू के चारों तरफ एक बहुत बड़े एरिया में अनेकों डिस्टॉर्टेड फिगर्स पैदा हो गए। बड़ी संख्या में सेंटिपीड गुहे फैन ग्रोटो हेवन में घुस गए और हेवनली लॉर्ड बाइजू का रूप ले लिया। एक ही पाल में चूडू को 10,000 से ज्यादा हेवनली लॉर्ड बाइजू के फिगर्स ने घेर लिया। भले ही वो घिरा हुआ था, वो नर्वस नहीं था। उसने तो एक नफरत भरी नजर डाली। सिर्फ इल्यूजन्स हैं, कितने भी हो, बेकार हैं। चूडू ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां फैली हुई थीं, फिर एक साथ बैंड होकर एक मजबूत मुट्ठी बन गई। बूम! एक जबरदस्त ताकत हर दिशा से निकली। पलक झपकते ही हेवनली लॉर्ड बाइजू के सारे फिगर्स तबाह हो गए। तुमने वाकई बहुत तैयारियां की हैं। हेवनली लॉर्ड बाइजू का एक और फिगर दूर से आया। चूडू की ईर्ष्या सिकुड़ गई। उसके सामने वाला हेवनली लॉर्ड बाइजू भी असली बॉडी नहीं थी, लेकिन यह इल्यूजन से अलग था जिन्हें चूडू ने पहले तबाह किया था। चूडू इस हेवनली लॉर्ड बाइजू पर इमॉर्टल गू का ऑरा महसूस कर सकता था। चलो आसमान में लड़ते हैं। हेवनली लॉर्ड बाइजू पहले ऊपर उठ गया। चूडू खुशी खुशी उसके पीछे गया। जमीन पर बहुत सारे रिसोर्सेज उसने उन्हें बड़ी मेहनत से लगाया था। चूडू नहीं चाहता था कि ये रिसोर्सेज तबाह हो जाएं। यही चिंता हेवनली लॉर्ड बाइजू की भी थी। उसने ही ट्राइब को अपने में शामिल किया था और बाइजू ट्राइब बनाया था। उसने बहुत नुकसान उठाया था। उसने पहले ही बाकी 4 रैंक 8 एक्सपर्ट से बात करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। भले ही उसने ही ट्राइब को ले लिया था, हे ट्राइब के ZYA डेटा रिसोर्सेज बाकी फोर्सेस को उन्हें खुश करने के लिए बांट दिए गए थे। इसलिए हेवनली लॉर्ड बाइजू की ही फैन ग्रोटो हेवन के प्रति एक बड़ी इच्छा थी। लेकिन जब वो यहां पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रोटो हेवन में उसके अनुमान से कहीं कम रिसोर्सेस थे। हेवनली लॉर्ड बाइजू को जल्दी ही एहसास हो गया कि ज्यादातर रिसोर्सेस नए जोड़े गए थे। उसने सोचा, क्या चूडू ने अन रिसोर्सेस को पहले ही स्टोर कर लिया है? इसलिए चूडू उसका सबसे बड़ा टारगेट बन गया। हे फैन ग्रोटो हेवन के आसमान में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ एक रैंक 8 महान एक्सपर्ट का क्लोन था, जबकि दूसरी तरफ एक मशहूर रैंक 7 एक्सपर्ट। दोनों तरफ बादलों की गरज की तरह लड़ रहे थे। पूरी दुनिया हिल रही थी। 10 से ज्यादा राउंड्स की लड़ाई के बाद हेवनली लॉर्ड बाइजू का क्लोन और नहीं टिक सका, वो हार गया। लेकिन जल्दी ही एक दूसरा हेवनली लॉर्ड क्लोन आया और लड़ाई में शामिल हो गया। वो भी अपने साथ इमॉर्टल एसेंस और इमॉर्टल गू लाया था। वो पहले क्लोन से ज्यादा स्ट्रांग था। चूडू दुश्मनों के खिलाफ लड़ा, लेकिन वो लड़ते लड़ते और स्ट्रांग होता गया। अगले 10 राउंड्स के बाद उसके पास एडवांटेज था। वो आखिरी वार करने ही वाला था कि एक तीसरा हेवनली लॉर्ड क्लोन आ गया। चूडू का एक्सप्रेशन बदल गया। यूज एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चैप्टर 1164 फिफ्थ अर्थली कैलेमिटी। हेवनली लॉर्ड बाइजू के पास ग्रोटो हेवंस में घुसने का एक मेथड है, लेकिन उसकी में बॉडी अंदर नहीं आ सकती। वो सिर्फ क्लोन्स भेजे सकता है। ही फैन ग्रोटो हेवन में बहुत बड़ी जगह है और ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट को ल्यू गुआनयी ने तबाह कर दिया था। मैं पूरी जगह नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता कि इस वक्त यहाँ हेवनली लॉर्ड बाइजू के कितने क्लोन्स हैं। हर बार जब मैं एक क्लोन को मारने वाला होता हूँ, नए क्लोन्स आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि उसके पास जरूर 3 से ज्यादा हैं। वो पहले से ही तैयार हैं और लड़ाई में उतरने के लिए रेडी हैं। जब मैं उनके मेथड्स को समझ लेता हूं और एडवांटेज हासिल कर लेता हूं, जब मैं आखिरी वार करने वाला होता हूं, तो वो दूसरे क्लोन्स को बचाने आ जाते हैं। ये जरूर वक्त खरीदने की कोशिश है। चूडू के दिमाग में ख्याल तेजी से दौड़े। उसे एक बुरा एहसास हुआ। हेवनली लॉर्ड बाइजू वक्त खरीद रहा था। उसका जरूर कोई मकसद था। भले ही चूडू उसका असली मकसद समझ नहीं पा रहा था, एक बात साफ थी, वो दुश्मन के टेम्पो के हिसाब से नहीं लड़ सकता था। ये सोचते ही चूडू फाट पड़ा। उसका जिस्म तेजी से बढ़ने लगा, एक 10 मीटर के देव में बदल गया। इमॉर्टल किलर मूव, बैटल स्ट्रेंथ ट्रांसपिरेशन। उसका पूरा जिस्म लाल हो गया। उसके जिस्म के सारे रोम छिद्र खुल गए और उसका पसीना भाप में बदलकर उसके जिस्म को घेरने लगा। आगे उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, हथेली ऊपर। उसका बायां हाथ जमीन की तरफ था। उसने धीरे से कहा, मेरा ये मूव ट्राई करो, हेवन एंड अर्थ कंबाइंड स्ट्रेंथ। हेवनली लॉर्ड बाइजू के तीनों क्लोन्स हिल नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया अन पर एक अनोखी ताकत भेजे रही है जो उन्हें रोक रही है, उन्हें हर तरफ से कुचल रही है। चूडू को भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसके पूरे जिस्म की मांसपेशियां तन गई थीं। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। भाप के बीच उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी ऊँगलियां खून से भरी थीं, खासकर उसके दोनों हाथ। अन पर हिलते हुए कीचुओं जैसी नसें उभार आई थीं।
ये काफी डरावना था। उसका दाहिना हाथ नीचे आया, उसका बायां हाथ ऊपर गया, जैसे दो पहाड़ियां बड़ी मुश्किल से बीच में मिल रही हों। उसके इमॉर्टल एपर्चर में रेड डेट इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च हो रहा था। जैसे ही चूडू ने ये किया, तीनों हेवनली लॉर्ड बाइजू क्लोन्स की हालत खराब हो गई। उन्हें लगा कि उनके आसपास का फोर्स बढ़ रहा है, वो लगभग कुचलने वाले थे। ये देखकर कि ये तीनों क्लोन्स फटने वाले हैं, आखिरी मौके पर चौथा, पांचवा और छठा क्लोन उन्हें बचाने आ गए। बूम बूम, डू जोर की आवाजों के साथ पहला क्लोन और दूसरा क्लोन चूडू से पूरी तरह कुचल दिए गए। वो धूल में बदल गए, लेकिन उनके इमॉर्टल गू और इमॉर्टल एसेंस गायब। वो तबाह नहीं हुए थे। क्या जबरदस्त किलर मूव है। ये अटैक कर सकता है, डिफेंड कर सकता है और यहां तक कि कई टारगेट्स को रोक भी सकता है। ये लगभग एक अधूरा बैटलफील्ड किलर मूव है। तीसरा क्लोन बच गया था, लेकिन उस अभी भी डर लग रहा था। कितने भी क्लोन्स आ जाएं, सब बेकार है। मैंने ये अगला मूव रैंक 8 वालों के लिए तैयार किया है। हेवनली लॉर्ड बाइजू, अगर आप खुद सामने नहीं आते तो आप इन क्लोन्स को बचा नहीं पाएंगे। चूडू चिल्लाया, अपने अटैक की तैयारी करते हुए। उसने अपने हाथ पैर एक्स शेप में फैला लिए थे। उसके हाथ आसमान की तरफ हथेलियां ऊपर। उसके जिस्म से इमॉर्टल गू और मोर्टल गू का ऑरा निकल रहा था, जो लगातार बदल रहा था। सिर्फ ऑरा ही पहले के हेवन एंड अर्थ कंबाइंड स्ट्रेंथ से कहीं बेहतर था। ये वाकई चौंका देने वाला था। हेवनली लॉर्ड बाइजू के सारे क्लोन्स पीछे हट गए। उन्होंने अपने डिफेंसिव किलर मूव्स का इस्तेमाल किया, खुद को तैयार करते हुए। बूम बूम बूम, अगले हाइपैल हेवनली लॉर्ड क्लोन्स ने बिना किसी वार्निंग के खुद को उड़ा लिया। ये कौन सा मूव है? हे फैन ग्रोटो हेवन के बाहर हेवनली लॉर्ड बाइजू की मैं बॉडी ने गहरा फ्राउन किया। भले ही उसके सारे क्लोन्स तबाह हो गए थे, उसके पास लड़ाई की यादें अभी भी थीं। हेवनली लॉर्ड बाइजू चूडू के रहस्यमय अटैक के बारे में जान सकता था। ये किलर मूव फॉर्मलेस है और एक रंगे को कवर करता है। एक बार जब कोई रंगे में आ जाता है तो अंदर से एक इंटरनल स्ट्रेंथ पैदा होती है और बॉडी को उड़ा देती है। जो एरिया यह कवर करता है वो असल में इतना बड़ा है। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने गहरा फ्राउन किया। हे फैन ग्रोटो हेवन के अंदर चूडू ने अपने रहस्यमय स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव को पूरे ही फैन ग्रोटो हेवन पर फैला दिया। इसने हेवनली लॉर्ड बाइजू के सारे क्लोन्स को खुद से फटने पर मजबूर कर दिया। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग, लगता है मैं चूडू से तब तक नहीं निपट सकता जब तक मैं खुद अंदर ना जाऊं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एक इमॉर्टल किलर मूव का इस्तेमाल किया। एक गहरा सफेद सेंटिपीड फिगर उसके जिस्म से बाहर निकला। उसने स्पेस में छेड़ कर दिया, जिससे ही फैन ग्रोटो हेवन में एक बड़ा डिस्टॉर्टेड साया पैदा हो गया। आगे हेवनली लॉर्ड बाइजू ने बड़े कदम उठाए, साए में कदम रखते हुए। अंदर आना चाहते हो? चूडू हंसा, अपने पैर पटकते हुए। एक स्ट्रेंथ पाथ लात निकली और उसने डिस्टॉर्टेड साए पर किक मारी, हेवनली लॉर्ड बाइजू को बाहर फेंक दिया। हेवनली लॉर्ड बाइजू हैरान रह गया, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी का भाव आ गया। इस फैन ग्रोटो हेवन को डिफेंड करना आसान है और अटैक करना मुश्किल। मुझे इसमें घुसने के लिए 20 सांस का वक्त लगेगा। इस प्रोसेस में चूडू के पास मुझे रोकने के लिए काफी वक्त है। अगर मेन क्लोन्स अंदर भेजता हूं तो वो तुरंत खुद से फट जाएंगे, वो बेकार हैं। चूडू पूरी तरह से डिफेंड कर रहा था। ही फैन ग्रोटो हेवन के अंदर छिपा हुआ हेवनली लॉर्ड बाइजू को इस मजबूत किले के खिलाफ मुश्किल महसूस हो रही थी। हेवनली लॉर्ड बाइजू ही फैन ग्रोटो हेवन पर अटैक कर रहा है। फैंग युआन ने चूडू का इमरजेंसी सपोर्ट लेटर पकड़ा और हवा की एक सांस छोड़ी। उसकी चिंता दूर हो गई। भले ही चूडू उसका अली था, ही फैन ग्रोटो हेवन को डिफेंड करने के लिए ग्रोटो हेवन की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हेवनली लॉर्ड बाइजू से मुकाबला करने में फैंग युआन के लिए बड़े फायदे थे। लैंग या लैंड स्पिरिट चूडू को रिक्रूट करना चाहता था, यह बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर वो सफल हो जाता और चूडू लैंग या सेक्ट में शामिल हो जाता तो इसका फैंग युआन के करंट स्टेटस पर बहुत असर पड़ता। अगर वो फेल हो जाता तो फैंग युआन का वेरिएंट ह्यूमंस के साथ रिश्ता एक्सपोज हो जाता, सिचुएशन सोच से भी परे हो जाती। फैंग युआन सिर्फ इसे टाल सकता था, एक एक दिन करके। अलायंस एग्रीमेंट की वजह से फैंग युआन चूडू से झूठ नहीं बोल सकता था, खासकर ट्रिब्यूलेशन के मामले में। फैंग युआन नॉर्दर्न आइसी प्लेन में ट्रिब्यूलेशन से गुजारना जारी नहीं रख सकता था। इस तरह चूडू अंदाजे लगाता, इससे नॉर्दर्न आइसी प्लेन के नीचे के स्नोमैन और रॉक में एक्सपोज हो जाते। अगर ये मामला ठीक से सेटल नहीं हुआ और चूडू ने ट्राइब पर अटैक कर दिया तो फैंग युआन बीच में फंस जाता, सिचुएशन बहुत अजीब और खतरनाक हो जाती। इसलिए वो आसानी से अलायंस नहीं बना सकता था। असल में
ZYA डटारगू इमोर्टल्स अलायंस बनाते वक्त बहुत सावधान रहते थे। फैंग युआन ने पहले सोचा था कि वो अपने इमोर्टल एपर्चर में टाइम को स्लो करने के लिए अपने टाइम पाथ किलर मूव का इस्तेमाल करेगा और चूडू को इसके बारे में बता देगा। ये झूठ नहीं था, ये सच था। आगे फैंग युआन अपने इमोर्टल एपर्चर के टाइम को तेज कर देता और अपनी ट्रिब्यूलेशन शुरू करने से पहले वो चूडू को बता देता कि सिचुएशन बदल गई है। इस तरह चूडू वक्त पर नहीं पहुंच पाता, भले ही इससे उनके रिश्ते और विश्वास को नुकसान पहुंचता। यह सबसे अच्छा तरीका था। चूडू बहुत होशियार था, उसके अलायंस एग्रीमेंट में कोई लूप होल नहीं थे। फैंग युआन सिर्फ ये घुमावदार तरीका सोच सका। यह मेथड बहुत झंझट वाला था। इससे न सिर्फ फैंग युआन का इमोर्टल एसेंस बर्बाद होता, बल्कि फैंग युआन और चूडू के बीच दरार भी आ जाती। कुल मिलाकर यह परेशानी वाला काम था। लेकिन अब चूडू हे फैन ग्रोटो हेवन को डिफेंड करने पर मजबूर था। वो हेवनली लॉर्ड बाइजू के साथ लड़ाई में उलझा हुआ था, वो जा नहीं सकता था। फैंग युआन ने मन हाय मन तारीफ की। हेवनली लॉर्ड बाइजू सच में बिल्कुल सही वक्त पर आया, उसने मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ऐसा होने के लिए मेरी किस्मत काफी अच्छी थी। फैंग युआन ने इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू का इस्तेमाल करके रिप्लाई करना शुरू किया। लेटर में उसने चूडू की हालत पर चिंता और हमदर्दी जताई। उसने हेवनली लॉर्ड बाइजू के हमले पर अपना तेज गुस्सा और नफरत जाहिर की। उसने कहा कि वो जरूर चूडू की मदद करेगा और अलायंस एग्रीमेंट नहीं तोड़ेगा। लेकिन उसकी ट्रिब्यूलेशन आ रही थी, उस पहले इससे गुजारना होगा, फिर वो चूडू की मदद करेगा और इस बड़े खतरे हेवनली लॉर्ड बाइजू से छुटकारा पाएगा। उसने उम्मीद की कि चूडू समझेगा। चूडू ने जल्दी से जवाब भेजा। उसने अपनी समझदारी दिखाई और फैंग युआन से कहा, हेवनली लॉर्ड बाइजू के हमले से निपटना मुश्किल नहीं है। उसने पहले ही मदद के लिए अपने एलाइज को बुला लिया है। वो उम्मीद करता है कि फैंग युआन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके जल्दी मदद के लिए आए। फैंग युआन ने तुरंत रिप्लाई किया, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, जो कुछ भी उसके बस में होगा वो करेगा। वो उम्मीद करता है कि चूडू तब तक दाता रहेगा। कुछ दिनों बाद फैंग युआन लैंग या ब्लेस्ड लैंड से निकला, सुपर गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट हो गया। आगे वो बिना रुके अर्थ रेंज की तरफ बढ़ा, अपने इमोर्टल एपर्चर को रखने के लिए एक सही जगह चुनी। नॉर्दर्न प्लेन्स के अर्थ रेंज के नए हिस्से में 17 सेक्शंस उन्हें ज़ॉम्बी अलायंस मैनेज करता था। लेकिन ईटियन माउंटेन की लड़ाई के बाद ज़ॉम्बी अलायंस को शैडो सेक्ट ने इस्तेमाल किया और कुर्बान कर दिया। सॉवरन इमोर्टल फीटस गू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे पांचों रीजन्स की ज़ॉम्बी अलायंसेस रातों रात गायब हो गईं। लेकिन शैडो सेक्ट के भी अपने इंतजाम थे। नॉर्दर्न प्लेन ज़ॉम्बी अलायंस के लिए हेडक्वार्टर्स डार्क फ्लो सिटी अर्थ रेंज में डूब गया था। शैडो सेक्ट के बचे हुए मेंबर्स के अलावा कोई उस ढूंढ नहीं सकता था। फैंग युआन एक अर्थ रेंज में आया, यह ज़ॉम्बी अलायंस वाला नहीं था। वहां बड़ी संख्या में लोन इमोर्टल्स और डेमोनिक इमोर्टल्स वो सब डार्क फ्लो सिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यिंगवुजी और बाकी सब शायद वहां के सीक्रेट बेस में भी गए होंगे। अगर फैंग युआन बेवकूफ नहीं था तो वो वहां ट्रिब्यूलेशन से नहीं गुजरता। अर्थ रेंज के ZYA एडिटार हिस्से सुपर फोर्सेस ने बांट लिए थे या गू इमोर्टल एक्सपर्ट्स ने कब्जा कर लिया था। जो हिस्सा फैंग युआन ने चुना था उसकी पूरी खुदाई हो चुकी थी, अब उस कोई नहीं चाहता था। अनेकों लड़ाइयों के बाद वो बंजर और खाली था, अब यहां कोई नहीं आता था। फैंग युआन ने ये जगह सिर्फ इसलिए चुनी क्योंकि इस जगह पर अर्थ पाथ डाउ मार्क्स बहुत ज्यादा थे और साथ ही बहुत सारे डार्क पाथ डाउ मार्क्स भी। इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर। फैंग युआन ने इस इमोर्टल किलर मूव को सफलता से एक्टिवेट कर लिया। आगे उसने अपने इमोर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार खोला और आसमान और धरती की अंदर दौड़ पड़ी। जल्दी ही 5वीं अर्थली कैलेमिटी बैन गई। आसमान काला पड़ गया। एक बड़े से कंकाल के साए ने आधे आसमान को ढक लिया। कंकाल ने खिलखिला कर हंसा, अपना मुंह खोला और एक काला करंट थूका जो एक काले अजगर जैसा लग रहा था। काला करंट तेजी से उड़ा, जहां भी वो गया मिट्टी गल गई। एक पाल में वो पूरी तरह पिघलकर काले सड़े पानी के पडल्स में बदल गई, जिससे एक गंदी बदबू आ रही थी। अर्थली कैलेमिटी करोसिव डार्क करंट। फैंग युआन ने अर्थली कैलेमिटी को पहचान लिया। उसने जल्दी से उससे निपटना शुरू किया। करोसिव डार्क करंट से निपटना मुश्किल था। फैंग युआन के पास उससे बचने का कोई मेथड नहीं था, वो सिर्फ अपने स्ट्रांग ऑफेंसिव मेथड से उससे लड़ सकता था। कंकाल थूकत रहा। करोसिव डार्क करंट की लहरें सांपों के समुंदर की तरह फैंग युआन की तरफ बढ़ती रहीं। हेवंस विल ने जानबूझकर कैलेमिटी की पावर को उसकी लिमिट तक बढ़ा दिया था। फैंग युआन की हालत पतली हो गई थी। इस अर्थली कैलेमिटी में रेकलेस सेवेज का असली मतलब नहीं था।
ये पूरी तरह से हेवंस विल के कंट्रोल में थी, इसलिए ये पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि फैंग युआन की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ था। ईस्टर्न सी इंफॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंस को भूल जाओ, उसने ही फैंग का ट्रू इनहेरिटेंस भी हासिल कर लिया था। उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कई टाइम पाथ इमॉर्टल किलर मूव्स थे। भले ही वो परेशान दिख रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन वो अचानक आने वाली सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी ताकत बचा रहा था। चैप्टर एंड।